मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे आशा कर सकता हूँ मैं आपका। ठीक है, चलिए आज हम एसएस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। तो इस चैप्टर का नाम है भारत में विदेशियों का आक्रमण। ठीक है, शुरुआत से ही पढ़ेंगे कब से भारत में विदेशियों का आक्रमण हुआ, कुछ हिंट उसकी भी दी है आपके चैप्टर्स में। और फिर इसके बाद विदेशी कंपनियों का आक्रमण, विदेशी कंपनियां भारत में किस उद्देश्य से आई, कौन कौन सी विदेशी कंपनियां थी जो भारत में आक्रमण करने के उद्देश्य से आई थी, या फिर आक्रमण करने का उनका उद्देश्य सिर्फ क्या था, व्यापार करना उद्देश्य था। ये सारी चीज़ें हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो पर चैप्टर का नाम है भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। चैप्टर का नाम है भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। यदि हम विदेशी कंपनियों की बात करें बच्चों, तो विदेशी कंपनियां जो भारत में आई थी और उनका सिर्फ उद्देश्य था व्यापार करना। बाद में उनके प्राकृतिक कारण रहे जो हम पे शासन करने लगे, कुछ तात्कालिक परिस्थितियां रही, वो कंपनियां हम पे फिर क्या करने लगी, राज्य करने लगी, हमारा उपनिवेशवाद बना दिया उन्होंने, हमें परतंत्र बना दिया। आगे वो कहानी हम सारी चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि भारत में जो विदेशियों का आक्रमण है वो सबसे पहले किसका हुआ, फिर हम कंपनियों की बात करेंगे। तो भारत में सबसे पहले विदेशियों का आक्रमण करने वाला पहला विदेशी हम बात करें तो दारा शिकोह था। कौन था? दारा शिकोह एक प्रथम व्यक्ति था जिसने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। यह पहला विदेशी नागरिक था या विदेश से भारत पर आने वाला या भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम कह सके हम विदेशी था। उसका नाम था दारा शिकोह। इतना आप याद रखिएगा। अब जो दारा शिकोह था उसके बाद और भी आए जो भारत पर आक्रमण किए उन्होंने। ईरानियों का आक्रमण हुआ। जो ईरानियों का आक्रमण था वो आक्रमण कैसा था, असफल रहा भारत में। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ईरान के भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की वो नाकाम साबित हुई। ये नाकाम साबित से कह सकते हैं जो ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया था वो आक्रमण कह सकते हैं हम असफल रहा, इसलिए हम ईरानियों का आक्रमण को हम नहीं कह सकते। आगे हम ईरानियों का आक्रमण भी पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पहले आपको श्रेणियां बताऊं तो आप कहेंगे यही पहला व्यक्ति था कि जो आक्रमण करने वाला था। कुछ आक्रमण और हुए हैं पहले, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दारा शिकोह जो भी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी नागरिक था या विदेशी व्यक्ति था जो भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद मैंने बताया आपको कुछ ईरानी व्यक्ति भी थे जो क्या भारत पर आक्रमण किए, भारत पर अपना शासन स्थापित करने के उद्देश्य से या व्यापार करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। जब ईरानी कंपनियों का आक्रमण, ईरानी जो शासक थे उनका कारण क्या रहा, असफल रहा, और सफल माना जाता है तो यूनानियों का माना जाता है कि भारत पर, यूनानियों में भी बात करें, ईरान का भी बात हो गया। यूनान का मतलब है यूरोप महाद्वीप से। कुछ यूरोप महाद्वीप से भी क्या हुए, भारत पर आक्रमण हुए, भारत पर शासन करने के लिए या व्यापार करने के उद्देश्य से आक्रमण होते रहे। और इस यूनानियों में जो माना जाता है, आपकी बुकों में दिया है, वो सिकंदर। ठीक है, सिकंदर जो था यूनानी था। ठीक है, इसने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। ये आपको नाम लग रहा होगा कि सिकंदर जो है भारतीय लैंग्वेज का शब्द है। सिकंदर इसका वास्तविक नाम नहीं था, इसका नाम वास्तविक कुछ और था। अभी अपन इसकी कहानी देखते हैं। इतना बात समझ में आया कि जो विदेशियों का आक्रमण मैंने बहुत बताया आपको। अरबों का भी आक्रमण हुआ, अरबों में मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का था, और भी तमाम जो भारत पर आक्रमण हुए हैं वो अपने अपने तरीके से हुए हैं। कुछ के सफल रहे हैं, कुछ के असफल रहे हैं, लेकिन इतिहास हमें वही चीज का याद दिलाता है जो इतिहास में कुछ करके जाता है, जिसका इतिहास में कुछ वर्णन है। उन्हीं के कुछ असफल भी रहे, उन्हें हम इतिहास में इतना हाईलाइट नहीं है। सिकंदर का आक्रमण भारत में बहुत इंपोर्टेंट है। इससे हमारे और यूनान के बीच, यूरोप के बीच कुछ चीजों की मध्यस्थता हुई, कुछ हमारे समझौते हुए या कुछ हमारे संस्कृतियों में परिवर्तन हुआ, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने अरबों का आक्रमण भी बताया। अरबों में मुस्लिम आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम का, वो में आपकी अलग अलग कहानी है, अलग अलग अपने अपने देशों से चले। हमें आज पढ़ना है सिकंदर, और सिकंदर के बाद विदेशी कंपनियां जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई, वो देश कंपनियां हमें देखना। ठीक है,
चलिए देखते हैं सिकंदर कौन था, जिसका शासन कैसे चला, क्या इसके कारण थे कि जो भारत में इस पे देखिए मैंने अभी आपको बताया कि सिकंदर का नाम सिकंदर नहीं था, और जो सिकंदर का नाम सिकंदर देने वाला था वो भारतीय थे या उपाधि है। ठीक है, अब वो कैसे मिली होगी हल्की सी इसकी चर्चा कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, मैंने बोला सिकंदर जो है, सिकंदर मकदूनिया का शासन था, शासक था किसका, मकदूनिया। और जो सिकंदर था वो पहला यूनानी था जो का भारत पर आक्रमण करने वाला, भारत पर आक्रमण करने वाला कैसा था, प्रथम व्यक्ति। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यूनानी की बात करें तो जरा मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। देखिए एक ग्लोब है, तो यूनान कहाँ मिलेगा आपके लिए, आपके मैप में भी ढूंढ लेना, यहां मिलेगा यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, यहाँ एक मकदूनिया है, उस मकदूनिया का शासक था सिकंदर। ऐसा कहा जाता है, हम सिकंदर को पढ़े, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। ऐसा कहा जाता है कि हम जो ज्योतिष पे ज्ञान रखते हैं, जो ग्रह नक्षत्र वारे होते हैं, रेखाएं होती हैं, हस्तरेखाएं होती हैं, जो आज हमारे दैनिक जीवन में प्रचलित हैं, ये सारी चीजें हमने यूनानियों से सीखी। इतनी बात समझ में आई। क्या सीखा है हमने यूनानियों से, हस्तरेखा का ज्ञान सीखा है, भौगोलिक ज्ञान सीखा है, तारे चंद्रमा ग्रह नक्षत्र, ये सारी देन हम जो आज पढ़ते हैं वो सब किसकी देन है, यूनानियों की देन है। इसका इसमें क्या लॉजिक है वो अभी आपके सामने हो रहा है। देखिए तो इस सिकंदर के पिताजी का नाम था फिलिप, इसके पिताजी का नाम था फिलिप द्वितीय, और इसकी माता का नाम था ओलंपिया। जैसे मैंने बोला कि कहाँ था, मकदूनिया के शासक थे फिलिप द्वितीय, और उनकी माता का नाम था सिकंदर की, उनकी माता का नाम था ओलंपिया। और इनका एक पुत्र होता है, और उस पुत्र का नाम होता है अलेक्जेंडर तृतीय। जहां दूसरे कलर से लिख रहा हूं, अलेक्जेंडर तृतीय। कब जन्म होता है तो आप याद भी रखेंगे, 354 ईसा। तो आपके मन में आ रहा होगा कि अलेक्जेंडर तृतीय कौन है। मैंने बोला सिकंदर के पिताजी का नाम क्या था, फिलिप द्वितीय था। वही कहाँ के शासक थे, कहाँ के साम्राज्य के राजा थे, शासक थे, तो आपने कहा मैंने मकदूनिया के शासक। फिर मैंने बोला कि सिकंदर की माता का नाम ओलंपिया था, और इन दोनों के पुत्र का नाम था अलेक्जेंडर तृतीय। तो सिकंदर का नाम भी क्या था, पहला नाम था अलेक्जेंडर तृतीय। अभी मैंने बोला था आपसे कि सिकंदर का नाम सिकंदर नहीं था, सिकंदर तो उसे भारतीय राजाओं ने उपाधि दी थी। कहते हैं ना, कभी आपने सुना होगा अपने वातावरण में, तो जीत जाए वो सिकंदर, ऐसी कहावत सुनी होगी आपने। तो वो जीत जाए वो सिकंदर, उसकी कहानी अभी आपके सामने आने वाली है। इसका नाम, वास्तविक नाम क्या था, तो अलेक्जेंडर तृतीय था। और 354 ईसा पूर्व में इसका जन्म होता है कहाँ, मकदूनिया यानी यूनान में। अब इस यूनान में इसका जन्म होता है, और मैंने अभी बात आपसे कहा था कि यूनानी जो निवासी है, यूनानी जो जैन है, यूनानी के जो व्यक्ति थे वो किस पे विश्वास रखते थे, ज्योतिष पर विश्वास रखते थे। ज्योतिष है, और ज्योतिष में हस्तरेखा हो गई अपनी, तमाम जो चीजें होती हैं सब जानते हैं, हस्तरेखा, ग्रह नक्षत्र, ज्योतिष, खगोल, जो भी सारी चीजें होती हैं, इन सब पर विश्वास करते थे, और वो थे यूनानी। अब इस फिलिप द्वितीय शासक थे उस टाइम, और उनकी माता का नाम था ओलंपिया, और उसके जन्म होता है एक पुत्र का, उसका नाम रखा जाता है अलेक्जेंडर तृतीय। जब ये सिकंदर जन्म लेता है तो उसके हाथ पर कोई हस्तरेखा नहीं होती, जैसे कि आपके हाथ पे हस्तरेखा होंगी, ठीक है ना, तो ऐसे इसके हाथ पर कोई हस्तरेखा नहीं थी। इसके हस्तरेखा न होने के कारण फिलिप द्वितीय ने इसके लिए अभागा घोषित कर दिया, कह दिया कि इसके क्यों क्या करते थे, ये हस्तरेखाओं पर विश्वास रखते थे। इसलिए फिलिप द्वितीय ने कहा कि ये जो पुत्र हुआ है वो कैसा है, भाग्यशाली पुत्र नहीं है। ठीक है, भाग्यशाली पुत्र नहीं है, और इसके लिए क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। जन्म जैसे दिन लेता है और इसकी हस्तरेखा जब चेक की जाती है, सिकंदर की हाथ में हस्तरेखा नहीं पाई जाती, तो फिलिप द्वितीय क्या कर देता है, उसे फेंकने का आदेश दे देता है कि इस पुत्र के लिए फेंक दीजिए।
अब फिर माँ इसकी ओलंपिया, इसके हाथ मस्तिष्क रेखाएं भी होती हैं, आपने सुनी होंगी, नहीं सुनी तो अपने जो सीनियर हैं दादा दादी उनसे पूछना कि मस्तिष्क रेखाएं भी हुआ करती हैं। इस ओलंपिया इनकी माता ने इसकी क्या की थी, जो मस्तिष्क रेखा होती हैं उनको पढ़ा, क्योंकि वो पहले ही हमने बोल दिया कि क्या ज्योतिषों पर विश्वास रखते थे सारे यूनानी, और उन्हीं से हम जो ज्योतिष सीखे हुए हैं। अब जो ओलंपिया इनकी माता, इसकी हस्तरेखाओं का ज्ञान है इसके लिए, और ये क्या काम करती है, इसके मस्तिष्क रेखाओं को पढ़ लेती है और ये कहती है कि एक दिन ये विश्व विजेता बनेगा। और इसको पिता को रहता है कि ये कैसा है, ये भाग्यशाली पुत्र नहीं है, इसके लिए कहां फेंक दो, समुद्र में फेंक दो, ऐसा कुछ आदेश दे देता है फिलिप्स द्वितीय। इसकी जो माता रहती है ओलंपिया, वो इसके लिए कहां रख लेती है, अपने घर में छुपा के रख देती है, छुपा के उसका पालन पोषण करती है फिलिप्स द्वितीय से। जब ये बड़ा होता है, उसके गुरु होते हैं, उन गुरु का नाम है अरस, जो आगे जीव विज्ञान के जनक कहलाएंगे, राजनीति के जनक कहलाएंगे, हम आगे आपको पढ़ाएंगे। अब ये अलेक्जेंडर तृतीय है, ओलंपिया इसका पालन पोषण करती है अपने पति से छुपा के, यानी कह सकते हैं इसके पिता से छुपा कर, इसके फिलिप्स द्वितीय के साथ। अब जब धीरे धीरे बड़ा होता है, इसके लिए एक ही कॉन्सेप्ट रटाया जाता है, एक ही बात इससे बार बार दोहराई जाती है माता के माध्यम से कि आप एक दिन विश्व विजेता बनना है, आपको एक दिन विश्व विजेता बनना है, आपको एक दिन विश्व विजेता बनना है। ऐसी क्या इसके साथ कॉन्सेप्ट इसको रटा दिया जाता है, या हम कहें बार बार ऐसी चीज को दोहराया जाता है। किसके साथ, अलेक्जेंडर तृतीय के साथ। जब अलेक्जेंडर तृतीय शिक्षा लेता है अरस्तु से, तो अरस्तु इससे कहता है कि एक दिन क्या बनोगे, आप विश्व विजेता बनोगे। अब इसके मन में एक ही बात रहती है कि मुझे क्या बनना है, पूरी दुनिया का विश्व विजेता बनना है। अब विश्व विजेता बनने की जो चाहत रखने के इसके बाद क्या होता है, फिलिप्स द्वितीय खत्म हो जाते हैं। ठीक है, फिलिप्स द्वितीय खत्म होने के बाद राजगद्दी किस पे बैठा दिया जाता है, शासक बना दिया जाता है अलेक्जेंडर तृतीय के लिए। अब जैसा कि पहले इसकी माता ने कहा था जिसे विश्व विजेता बनना है, जब जैसे जो राजा बनता है, तो राजा बनने के बाद इसका एक ही कॉन्सेप्ट रहता है कि मुझे क्या बनना है, माता जी ने मेरी ने कहा था मुझे विश्व विजेता बनना है। तो आस पड़ोस जो उस टाइम उसके शासक हुआ करते थे, उन सारे शासकों को जो विजय करना शुरू कर देता है, अपने साम्राज्य में मिलाना शुरू कर देता है। आस पड़ोस की जो है मकदूनिया के आस पड़ोस के जो भी साम्राज्य थे, उन सारे साम्राज्यों को मिला लेता है और शांति से बैठ जाता है कि अब मैंने पूरा विश्व विजेता बनेगा। जैसे कि अब आज आपको पता है कि यहाँ से आपने फोन लगा दिया, अमेरिका बात हो गई। ऐसे पहले ऐसे कब की बात चल रही है, 354 ईसा पूर्व, यानी आज 2000 ईस्वी है, इससे भी पहले 300 साढ़े 300 साल पहले की बात चल रही है। ईसा पूर्व से भी 2000 चेक कर दो प्लस माइनस, और इससे भी और कितनी 350 साल उधर, इतनी बड़ी बात हो रही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ईसा पूर्व है, अभी चल रही है ईस्वी, वो कैसे आएंगे हम आपको इतिहास में पढ़ाएंगे। अब ये अपने शासन में मस्त रहता है, फिर एक दिन ये मकदूनिया में अपने आस पड़ोस के साम्राज्य को जब जीत लेता है, एक पेड़ के नीचे क्या करता है, आराम करता है। तो उस टाइम इधर भारत में यहाँ देखिए आप, यहाँ रहता है इसका साम्राज्य, इस वाले क्षेत्र को पूरे को जीत लेता है। अब इधर पानी भरा हुआ है, इधर भी इसको पता नहीं है कि कौन सा, आज तो हमें इतना पता है लेकिन हम पहले इतने टेक्नोलॉजी में नहीं थे कि इसको पता चल जाए कि इधर अमेरिका है उधर चला जाए, इसको पता चल जाए कि इधर भारत है कि भारत में आक्रमण कर ले, तो ऐसे इसके लिए नॉलेज नहीं थी। यहाँ आप देखिए, यहाँ एक पर्वत पाया जाता है और इस पर्वत का नाम है हिंदुकुश पर्वत। यहाँ देखिए, यहाँ भारत है, भारत अफगानिस्तान और जो इधर हिंदुकुश पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। जब ये अपने विश्राम कर रहा होता है, मैंने बोला एक पेड़ के नीचे, तो इस हिंदुकुश पर्वत से कुछ पक्षियां एशिया महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप की ओर आते हुए नजर आते हैं। क्या बोला मैंने, ये हिंदुकुश नीचे आराम कर रहा होता है एक पेड़ के नीचे, तो इसे हिंदुकुश पर्वत से कुछ पक्षियां इधर से क्या करके, इधर से उड़ के यूरोप की साइड आया करते हैं। तब ये अपने गुरु से पूछता है, क्या गुरुजी इधर भी कुछ दुनिया है? तो गुरु कहते हैं हाँ, इधर भी कोई एक दुनिया है, भारत है, ऐसे ऐसे देश भी है। तो ये कहता है कि मेरी माता ने तो कहा था कि मुझे विश्व विजेता बनना है। बस इसी कॉन्सेप्ट को लेके ये क्या करता है, इस हिंदुकुश पर्वत पर से चढ़ाई करना शुरू कर देता है कि इधर भी हम मुझे क्या करना है, विश्व विजेता बनना है।
अब ये अलेक्जेंडर तृतीय कहाँ आता है? हिंदू कुश पर्वत से खैबर दर्रे। आपको सब आपकी बुक में मिल जाएंगे, याद रखना किस पर्वत से चढ़ाई करता है, आपको याद रखना है हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करने वाला एक पर्वत है, ठीक है। उसका एक दर्रा है, उसे बोलते हैं खैबर दर्रा। इस खैबर दर्रे से होकर सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर तृतीय कहां चढ़ाई कर देता है? भारत की, ठीक है। इस दर्रे का नाम याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि सिकंदर ने किस दर्रे से भारत पर आक्रमण किया, तो आपका जवाब होगा खैबर दर्रे से, ठीक है। कौन से पर्वत से चढ़ के आया था? हिंदू कुश पर्वत से आया था। अब ये भारत पर आक्रमण कर रहा है और भारत पर उस टाइम शासन कर रहे होते हैं पोरस। उस टाइम क्या हो रहे हैं? पंजाब के राजा है, पंजाब पर आक्रमण करता है, जो पहले पंजाब में घुसता है और उस पंजाब के राजा होते हैं पोरस। कहां के हैं? पंजाब। इस पंजाब के राजा पोरस से इसका युद्ध होता है, किसका? अलेक्जेंडर तृतीय का। किस नदी के जगह? तो झेलम नदी के। इसका प्राचीन नाम विश्वता रहता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। कौन सी नदी है वो लिख दे रहा हूं मैं आपको, आपको नाम याद नहीं होगा। चलो कहां लिखी? नदी का नाम रहता है विवस्ता और वर्तमान नाम आज आपको बुकों में मिलेगा झेलम, जो श्रीनगर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर। अब ये झेलम नदी विवस्ता उसका प्राचीन नाम रहता है। पोरस और अलेक्जेंडर तृतीय के बीच युद्ध होता है और युद्ध होने पर इसकी सेना कम रहती है अलेक्जेंडर तृतीय की, लेकिन सेना के साथ क्या होता है? इसके पास सेना में घोड़े रहते हैं और अपने राजा या भारत के जो राजा है पोरस, उनके पास हाथी रहते हैं। हाथी और घोड़े से लड़ाई होती है दोनों में, राजा पोरस से और अलेक्जेंडर तृतीय से। राजा पोरस भी कुछ कम नहीं पड़ते, इसको पूरा क्या कर देते हैं? इसको यह पता बता देते हैं कि भारत पर आक्रमण करने की नौबत क्या होती है या भारत पर नजर डालने की नौबत क्या होती है। फिर इसका क्या देता है? किस्मत साथ दे देती है, किसकी? अलेक्जेंडर तृतीय की किस्मत साथ दे देती है। जिस नदी के यहाँ लड़ रहे होते हैं या विवस्ता नदी या झेलम नदी के किनारे युद्ध चल रहा होता है, उस मैदान में अचानक क्या हो जाता है? हारने वाला था अलेक्जेंडर तृतीय, उस टाइम इसकी किस्मत भाग दे देती है, किस्मत साथ दे देती है और बारिश होना शुरू हो जाती है। कौन जीत रहा होता है? वैसे पोरस राजा या भारत के राजा, पंजाब के राजा कह सकते हैं हम इसे। पोरस विजय होता है, उसमें अभी हुआ नहीं है, होने वाला है कि सेना इसकी खत्म होने वाली है, इसका किस्मत साथ दे देती है और किस्मत साथ देने के बाद क्या होता है? बारिश होना शुरू हो जाती है। अब जहां युद्ध लड़ रहे होते हैं वहां क्या होती है? दलदली मैदान होता है। अब बारिश होने के बाद क्या होता है? जिसकी जो पोरस के राजा थे, उस पोरस के राजा ने के पास कौन सी सेना थी? मैंने बोला हाथियों की सेना थी। अब हाथियों की सेना के बाद वो अपने क्या होते हैं? हाथियों की सेना से दब जाते हैं, या हाथी में अपन कहें जब पानी हो जाता है, बारिश होता है, आसानी से युद्ध नहीं चलता, यानी पांच जो हाथी है वो खचने लगते हैं और यहाँ मिट्टी में, और जो इसके पास घोड़े रहते हैं तो इसको राजा पोरस उपाधि दे देते हैं, क्योंकि अब वो जीत जाता है, उसकी सेना काम नहीं करती क्योंकि हाथी की है और हाथी वजनदार होता है, आसानी से चल नहीं सकता। अब इसके घोड़े रहते हैं और आसानी से जीत लेता है, इसलिए पोरस इसके लिए नाम दे देते हैं सिकंदर, और पोरस के बीच इन दोनों के बीच समझौता हो जाता है, आपसी ये विवाद सॉल्व हो जाता है। इससे आपको मैंने एक कहानी बताई, आपको डाउट लगा होगा लेकिन कहानी आपको ये जानना जरूरी था। सिकंदर आपके टॉपिक में दिया था, इसलिए मैंने आपको इतना बताया कि पहला यूनानी था और इसकी क्या क्या कहानी थी, इसलिए आप भी, और इसलिए बताया मैंने आपके लिए क्योंकि अगले चैप्टर से मुझे बताना है कि सिकंदर यूनानी जो थे हमें क्या क्या चीजें देखना है। तो यूनानी से हम ज्योतिष सीखा, हमने ग्रह नक्षत्रों के बारे में सीखा, राशियां जो होती हैं, आप जो अपने अपने नामों के अकॉर्डिंग राशियां होती हैं, ये सारी चीज हम कहाँ से सीखे? तो हम यूनानियों के लिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और भी इसके बाद, हाँ, इसकी डेट और याद रखिए, आपकी बुक में मिल जाएगा। सिकंदर की जो भारत पर आक्रमण करने की डेट होती है 326 ईसा पूर्व, ठीक है। इतना आपको बस सिकंदर में याद रखना है, बहुत हो गया है इतना भी। चलिए अब कुछ और आगे देखते हैं, ठीक है। इतना आपको सिकंदर समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ विदेशी कंपनियां जो दी हैं आपके सिलेबस में उनको पढ़ते हैं कि विदेशी कंपनी जो भारत में आई वो किस क्रम में आई, कौन कौन सी आई, इनके क्या कारण होते हैं कि ये भारत पर क्या करती हैं? आक्रमण करती हैं, व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में प्रवेश करती हैं, ठीक है।
आगमन क्या होता है? तो देखिए, यूरोप महाद्वीप में क्रांति हो जाती है और उस क्रांति को बोलते हैं हम औद्योगिक क्रांति। यूरोप में क्रांति हो जाती है और उस क्रांति का नाम होता है औद्योगिक क्रांति। यानी फैक्ट्रियां बढ़ जाती हैं, उत्पादन ज्यादा होगा। जब फैक्ट्रियां होंगी तो उत्पादन ज्यादा होगा। जब उत्पादन ज्यादा होगा तो उसके लिए बेचने के लिए कहीं ना कहीं हमें जगह ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसी उत्पादन बेचना है। तो ऐसे यूरोप में क्या होती है, औद्योगिक क्रांति हो जाती है। इस औद्योगिक क्रांति के बाद वहां कंपनियां बनती हैं और वो कंपनियां क्या ढूंढती हैं, एक अच्छा तरीका ढूंढती हैं इसके अपना माल को सप्लाई कर सकें। तो एक कंपनी आती है पहले भारत में और उसका नाम है पुर्तगाली। अभी कहाँ है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले यह थी कंपनी पुर्तगाली, क्रम से याद रख लीजिए, यहां लिख दे रहा हूं इसके लिए। कौन कौन कैसे कैसे यानी सारी पढ़ेंगे हम, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। पुर्तगाली के बाद भारत पर आती है कंपनियां, डच कंपनी आती है और डच के बाद आती है ब्रिटिश कंपनी। ब्रिटिश कंपनी के बाद आती है डेनिश, ये आपको याद रखना है। डेनिश के बाद आती है अपनी फ्रांसीसी, फ्रांसीसी के बाद आती है स्वीडिश। ये विदेशी कंपनियां हैं जो भारत पर व्यापार करने के उद्देश्य से आती हैं और बाद में क्या कर लेती हैं, अपना साम्राज्य स्थापित कर लेती हैं। ये आपको क्रम से पढ़ना है। पहले कौन आता है, पुर्तगाली आता है, दूसरे डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, डेनिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं और स्वीडिश आते हैं। ये कंपनियां भारत में आती हैं, पहला इनका उद्देश्य होता है व्यापार करना। बाकी फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, भारत में अर्थव्यवस्था को देखकर या भारत की राजाओं की स्थितियों को देखकर ये अपने राज्य स्थापित कर लेते हैं या साम्राज्य स्थापित करते हैं। चलिए पहले हम आपको क्या पढ़ाते हैं, पुर्तगाली पढ़ाते हैं। आपको याद रखना है इन सारे को हमें पढ़ना पड़ेगा। पुर्तगाली पढ़ना पड़ेगा, डच पढ़ना पड़ेगा, ब्रिटिश पढ़ना पड़ेगा, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। ये सारी कंपनियां हमारे सिलेबस में थी। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, पुर्तगाली, ठीक है। देखिए पुर्तगाली क्या है। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है 1498 में। अब आपका मन में आ रहा होगा सर ये पुर्तगाली कहाँ के थे, ये पुर्तगाली थे यूरोप। यूरोप कहाँ है, यूरोप भी बता रहा है हम आपको कहाँ है। देखिए यूरोप कहाँ मिलेगा आपके लिए, देखिए ये रहा यूरोप और यहाँ आपको अच्छे से दिख रहा हो, इस वाले क्षेत्र में आपको पुर्तगाल दिख रहा होगा। एक देश है पुर्तगाल, उससे क्या है कि पुर्तगाली भारत में आते हैं। अब कैसे क्या होते हैं वो आपको बताना। देखिए पुर्तगाल की कंपनी की स्थापना होती है, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी की 1498 में यूरोप में। अब यूरोप में उसकी कंपनी की स्थापना हो जाती है। अब उसका जो माल बेचना है वो एक कुछ अच्छा माल ढूंढते हैं या अच्छा एक क्षेत्र ढूंढते हैं जहां उसके माल की क्या कर सकें, सप्लाई कर सकें। अब देखते हैं इस पुर्तगाली में भारत आगमन शुरू होता है, क्योंकि जब पुर्तगाली में भारत आगमन इसलिए शुरू होता है क्योंकि उस टाइम क्या कर लिया जाता है 1498 के समथिंग भारत विश्व में नाविकीय या जहाजों का खोज हो चुकी होती है और इन जहाजों के माध्यम से क्या करते हैं, अब ये पुर्तगाली हैं जो क्या करेंगे अन्य तमाम देशों में या ढूंढने की कोशिश करेंगे दुनिया में इनके माल को बेचने के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो यूरोपीय कंपनी आती है भारत में, पुर्तगाली कंपनी है। इसका एक व्यक्ति आता है और उसका नाम है वास्को डी गामा। ये आपको याद रखना है, वास्को डी गामा। कब आता है ये भारत में, 17 मई 1498 ईसा पूर्व ईस्वी, इतना आपको याद रखना। वास्को डी गामा भारत में पहला पुर्तगाली यात्री होता है। भारत में प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति रहता है, उसका नाम रहता है वास्को डी गामा। इतना आपको याद हुआ, नाम ऐसे हैं याद रखना पड़ेगा। अब जब वास्को डी गामा क्या काम करता है, पुर्तगाल से एक जहाज में कुछ माल को लेकर
एक अपने भारत के राजा थे उस टाइम गुजरात के, वो इसके लिए आकर्षित करते हैं या इसके निमंत्रण भेजते हैं कि आप आइए हमारे देश में या हमारे राज्य में कुछ व्यापार कीजिए। उससे प्रभावित होता है, वो अलग कहानी है, आपको उतना नहीं पढ़ना डीपली में। इसको क्या देते हैं, निमंत्रण देते हैं, यानी कि भारत में आइए आप और हमारे साम्राज्य में क्या कीजिए, इस व्यापार कीजिए। और जब वास्को डी गामा चलता है 1498 में, और 1498 में चलने के बाद ये कैप एंड हॉर्ड, अब आपको मन में आ रहा होगा ये कैप एंड हॉर्ड क्या होता है, तो इस वाले मार्ग को बोलते हैं हम कैप एंड हॉर्ड। देखिए पहले यहाँ हमने बोला है सर कुछ शासक कंडीशन हो जाती है, वो अपने साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। अब ये नाव से यहाँ से पुर्तगाल से चलता है और ऐसे घूमते घामते समुद्र में से चलते 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 कहाँ चला जाता है, इस वाले मार्ग को बोलते हैं हम कैप एंड हॉर्ड, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के नीचे वाले का अंतर्द्वीप भी लिखा हुआ आपके रूपों में, अंतर्द्वीपी इसे बोलते हैं। इस मार्ग से चलता है और भूलता भटकता कहाँ पहुंच जाता है, ये भारत में आ जाता है। और भारत कहाँ है, चेता भारत के किस कहाँ उतरता है ये, तो भारत में उतरता है एक कोचीन में। और कोचीन कहाँ है भारत में, केरल में। केरल में क्या करता है, वास्को डी गामा भारत से नाव के माध्यम से व्यापार करने के उद्देश्य से कुछ अपने चीजें भरकर भारत में बेचने के उद्देश्य से आता है और कोचीन यानी केरल में उतरता है, ठीक है। और वहां के राजा रहते हैं जोमेरियन। वहां के राजा कौन रहते हैं, ये भारत के राजा हैं उस टाइम के जोमेरियन। उसका भव्य स्वागत करते हैं इसका वास्को डी गामा का। इन जोमेरियन क्या करते हैं, इनका स्वागत करते हैं, और वो स्वागत किसका करते हैं, वास्को डी गामा। आप ऐसे याद रख लीजिए, रटना तो फिर आपको अलग होगा। स्वागत करते हैं, कौन से राजा करते हैं इसका, जोमेरियन। तो जोमेरियन कहाँ के राजा हैं, भारत के। और पुर्तगाली आता है, उसका नाम है वास्को डी गामा। प्रथम पुर्तगाली यात्री है जो क्या करने आता है, भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आता है। कब आता है, तो आपको याद रखना 17 मई 1458। कहाँ उतरता है ये भी आपको याद रखना है, कोचीन, ठीक है। तो जोमेरियन क्या कोचीन में उतरता है, कोचीन में स्वागत किया जाता है। इसके बाद 1498 में इसके बाद गवर्नर जनरल बन के आता है। कौन पहुंचाता है, पुर्तगाल से ये गवर्नर जनरल बना के पहुंचा दिया जाता है भारत में कि अब आप हिंद महासागर और अपने एशिया और यूरोप के बीच व्यापार कैसे करना है, उसके लिए गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है पुर्तगाली कंपनी के द्वारा। और उसका नाम रहता है फ्रांसिस डी अल्मेडा। आप इतना याद रख लो, अल्मेडा याद रख लो, इसका पूरा नाम तो फ्रांसिस डी अल्मेडा था। ये पुर्तगाली प्रथम गवर्नर जनरल था, प्रथम गवर्नर था, ठीक है। कौन सा, पुर्तगाली कंट्री या पुर्तगाल, ठीक है। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनता है फ्रांसिस डी अल्मेडा। कौन बना के पहुंचा देता है, पुर्तगाल से इस कंपनी का बना के पहुंचा देता है। इसका काम रहता है कि भारत में हिंद महासागर, एशिया और यूरोप के बीच व्यापार अच्छे से चल सके, इसके उद्देश्य से इसके लिए क्या बना के पहुंचा दिया जाता है, अल्मेडा के लिए फ्रांसिस डी अल्मेडा गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, गवर्नर बना के पहुंचा दिया जाता है। इसे कहाँ का, एक पुर्तगाली का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है, ऐसे कह सकते हैं। इसके लिए एक क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में आएगा। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जो पुर्तगाली है वास्को डी गामा, वो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आता है और जो व्यापार यहाँ से करके वापस जाता है 1500 के समथिंग चला जाता है, 2 वर्ष बाद लौट के चला जाता है। अब इसके बाद जब जो व्यापार करके लौटता है तो यहाँ से कहा जाता है, जब यहाँ से कोई कच्चा माल लेके जाता है, यहाँ बेच के जाता है और यहाँ से कुछ कच्चा माल लेके जाता है, मसाले वगैरह लेकर जाता है यूरोप में, तो उसके लिए 60 गुना लाभ हो जाता है। कितना लाभ होता है, 60 गुना लाभ। अब इसी लाभ की लालच में क्या कर देते हैं, इस गवर्नर जनरल को पहुंचा दिया जाता है और इसी लाभ के चक्कर में क्या होते हैं, और जितनी कंपनियां हैं वो भारत में आना शुरू हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यूरोप महाद्वीप में जो है ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन लोग रहते हैं और वो यहाँ के भारत के नॉन वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनके लिए मसालों की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ से मसाले ले जाते थे व्यक्ति, वो कहाँ बेचते थे, यूरोप में बेचते थे। उनके लिए कितने गुना लाभ हुआ, 60 गुना लाभ हुआ।
इस लाभ लाभ के लालच में आकर ये सारी कंपनियां भारत में क्या कर देती है, प्रवेश करना शुरू कर देती है। चलिए और आगे देखते हैं। पुर्तगाली प्रथम गवर्नर जनरल बनता है, इसके बाद दूसरा गवर्नर जनरल बनता है, वो आपको याद रखना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इतना काम नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही काम है इसकी, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका एक ही काम इतिहास में मिलता है हमें, ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि हिंद महासागर और जो यूरोप के जो महासागर है उनके बीच आपसी संबंध समझौता बनाना, इसको हम बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का जनक भी इसे कहा जाता है, अल्मीडा के लिए कहा जाता है। इसके बाद दूसरा गवर्नर जनरल आता है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए दूसरा गवर्नर जनरल आता है अल्बुकर्क। कौन आता है? अल्बुकर्क आता है। इसका नाम रहता है फ्रांसो डी अल्बुकर्क। अब जो फ्रांसो डी अल्बुकर्क है, ये गवर्नर है किसका? पुर्तगाली का। अब ये गवर्नर जो है इसके वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक किसका? पुर्तगालियों का। बाकी जो वास्को डी गामा आया, उसके बाद दूसरा भी आया था, उसके बाद फिर और आए, इसके बाद अल्मेडा आया, अल्मेडा के बाद फिर कौन आया? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के लिए क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जे आए तो थे, लाभ कमाया भाग गए, बेचा सामान भाग गए हो, फिर बाद और आए, माल उठाया यहां से, बेचा और निकल जाए। तो लेकिन इसने वास्तविक क्या की थी? शक्ति स्थापित की थी भारत में, व्यापार करने के उद्देश्य से एक कंपनी बनाने की या संस्था बनाने की कोशिश की थी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हम वास्तविक संस्थापक मानते हैं पुर्तगालियों का। आपको याद रखना है अल्बुकर्क। अब इनकी जो फैक्ट्री है, प्रथम फैक्ट्री, और याद रख लीजिए पूछे जाते हैं क्वेश्चन, फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी कोची में। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि जो पुर्तगाली थे उनने अपनी व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो आपका जवाब होगा कोचीन में इन्होंने स्थापित की थी। इतना ही पढ़ना है पुर्तगालियों में आपके लिए, इतना काफी है। बहुत पढ़ लिया आपने पुर्तगालियों के बारे में, ठीक है। इतना ही पढ़िए। नेक्स्ट सेशन में डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश इनको पढ़ेंगे। इनका में सबसे ज्यादा वर्चस्व रहा है वो ब्रिटिशों का रहा है, ठीक है। इनका तो कम रहा है भारत में, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इनकी फैक्ट्रियाँ पूछी जाती हैं। ऐसी आज एक फैक्ट्री अपनी कंप्लीट हो गई। उस फैक्ट्री कौन सी है? पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन में खोली थी और दूसरी कोटुम्बर में भी खोली थी। वो अब बाद में प्रथम फैक्ट्री पूछता है, तो प्रथम फैक्ट्री कौन सी है? कोचीन में खोली थी। वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क के लिए कहा जाता है। हाँ, प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा था? तो अल्मीडा था। और प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन सा था? वो उसको नाम बोलते हैं अपन, भारत का प्रथम पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा। कहाँ उतरा था? कोचीन में उतरा था। उसका स्वागत किसने किया था? जोमेरियन ने किया था। अब एक और बात याद रखना, इस हम पुर्तगालियों से कुछ चीजें सीखे। क्या चीजें सीखे? तम्बाकू। तम्बाकू खाना हमें किसने सिखाई है? इन्हीं ने, पुर्तगाल। तम्बाकू लाए थे ऐसा कहा जाता है। जोमेरियनों के लिए तम्बाकू दी थी, जोमेरियन को तम्बाकू खिलाया, जोमेरियन क्या होने लगा? प्रसन्न हो गया था, ऐसा कहा जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि तम्बाकू का भी भारत में उत्पादन इन्होंने किया था या तम्बाकू लेकर आए। दूसरा, इनके लिए प्रिंटिंग प्रेस का जनक कहा जाता है। प्रिंटिंग प्रेस का जनक कहा जाता है। इतना आपको रखना है। जो प्रिंटेड पेपर वगैरह छपते हैं उसी को बोलते हैं प्रिंटेड प्रेस का जनक माना जाता है पुर्तगाल में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, हम लोगों को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इतना नोट कीजिए, इतना नोट कर लीजिए, रटना नहीं पड़ेगा आपके लिए। आसानी से कुछ नाम फैक्ट निकाल लीजिए, इन्हीं फैक्टों को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। बाय।